हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सबका एजुसेट की आज की कक्षा में। आज हम करने जा रही हैं क्लास 9th का चैप्टर 2, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस कर रही हैं? तत्व, यौगिक, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। तो बेटा, जैसा कि हमारे पास लेसन का नाम है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो पदार्थ से हमारा क्या मतलब है? पदार्थ वह कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे ब्लैक बोर्ड, मेज, कुर्सी, ह्यूमन बींग्स, एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर, ये सभी क्या है? पदार्थ। क्यों? क्योंकि यह स्थान घेरती हैं, इनका द्रव्यमान होता है। पदार्थ को फर्दर दो कैटेगरीज में बांटा जाता है, भौतिक तथा रासायनिक। भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ की फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस। ठोस जैसे मेज, कुर्सी, द्रव जैसे पानी, गैस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। तो इनके गुणों के बारे में आपने पिछली कक्षा में भी अच्छी तरह से पढ़ा है। रासायनिक और केमिकल। केमिकल बेसिस के ऊपर हम पदार्थ को 2 कैटेगरीज में फर्दर बांटते हैं, शुद्ध पदार्थ तथा मिश्रण। शुद्ध मीन्स जो बिल्कुल प्योर है, और मिश्रण उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिक्स किए गए हैं। तो हमारा जैसा कि आज का टॉपिक है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे शुद्ध पदार्थ को। शुद्ध पदार्थ के फर्दर आपके पास जैसे रिप्रेजेंट किया गया है, 2 कैटेगरीज हैं। वह कौन सी है? तत्व तथा यौगिक, जिसे हम एलिमेंट एंड कंपाउंड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट एलिमेंट। तो आवर्त सारणी नॉर्मली आप सभी ने अपनी कक्षाओं में जरूर देखी होगी। आवर्त सारणी में आपके पास क्या दिखाया गया है? तत्व को। तो ये जो हमारे पास आवर्त सारणी में एलिमेंट या तत्व दिखाए गए हैं, उनकी कुल संख्या कितनी होती है? यस, दैट इज 118। इन 118 में से 114 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, उनके बारे में हमें कंप्लीट नॉलेज है। तो यह जो तत्व शब्द है, इसका सबसे पहले उपयोग सन 1661 ईस्वी में रॉबर्ट बॉयल के द्वारा किया गया था, परंतु उसकी कंप्लीट परिभाषा विद एक्सपेरिमेंट बाद में दी गई बाय साइंटिस्ट एंटोनी लॉरेंट लवाइस के द्वारा। एक्चुअली तत्व की परिभाषा क्या होती है? तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। तो यह परिभाषा हमें क्या समझाती है? जैसा कि आवर्त सारणी में आपके पास पहले 10 एलिमेंट को हम ले लेते हैं, दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये जो हमारे पास तत्व हैं, यदि हम हाइड्रोजन को 10 टाइम्स ऐड करके नियोन की प्रेपरेशन करना चाहें, दैट इज पॉसिबल? नो। और यदि हम नियोन को ब्रेकअप करके इन 9 एलिमेंट्स को बनाना चाहें, क्या यह बन सकते हैं? देन अगेन आंसर नो। मीन्स जो हमारे पास तत्व होता है, उसको आप ना तो ब्रेकअप करके कोई अन्य एलिमेंट फॉर्म कर सकते हो, और ना ही एड अप करके कोई न्यू एलिमेंट बना सकते हो बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। हमारे पास जो एलिमेंट पाए जाते हैं, वह मोस्ट ऑफ
ठोस अवस्था में होते हैं, जैसे सोना, चांदी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। यह किस अवस्था में आपको मिलती है? ठोस अवस्था में। 11 तत्व हमारे पास गैसियस अवस्था में पाए जाते हैं। उनमें से नॉर्मली जो आपने नाम सुने हैं, दैट इज ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस। तो यह हमारे पास किस अवस्था में है? गैसियस अवस्था में। नोबल गैसेस के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो। अक्रियाशील गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, तो यह भी हमारे पास गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ओनली 2 एलिमेंट, दैट इज मरकरी, जिसे पारा हम कहते हैं, एंड ब्रोमीन, यह दोनों रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में मीन्स द्रव अवस्था में पाए जाने वाले तत्व हैं। इसके साथ ही 2 एलिमेंट और आपने याद करने हैं, वो कौन से हैं? गैलियम तथा सीजियम। गैलियम तथा सीजियम रूम टेम्परेचर से लिटिल अबव टेम्परेचर के ऊपर, दैट इज 303 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तो यह थी इन तत्वों में प्रेजेंट भौतिक अवस्थाएं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, हमारे पास 118 तत्व होते हैं। इन सभी तत्वों के गुण एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो इतने गुणों को याद करना टफ होता है। उसको सिंपल करने के लिए हम तत्वों को वर्गीकृत करते हैं। तो यहाँ पर तत्वों के गुणों को याद करने के लिए हम उनको 3 कैटेगरीज में बांट रहे हैं। वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? धातु, उपधातु तथा अधातु। अब हम धातु, उपधातु तथा अधातुओं के गुणों को 1 by 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं धातुओं में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, धातुएं कठोर होती हैं। आप अपने अराउंड जितने भी मेटल्स प्रेजेंट हैं उनकी एग्जांपल लीजिए। लेड, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, जिस्त, एल्यूमिनियम। तो ये किस अवस्था में प्रेजेंट होती हैं? ठोस अवस्था में, और यह कठोर होती हैं। तो हमारे पास मोस्ट ऑफ धातुएं जो होती हैं वह कठोर होती हैं, वह ठोस अवस्था में प्रेजेंट होती हैं। परंतु यहाँ पर कुछ अपवाद भी है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, पारा धातु है परंतु यह रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कुछ धातुएं जैसे कि सोडियम, पोटाशियम इतनी नरम होती हैं कि इनको आप नाइफ के द्वारा भी काट सकते हो। परंतु मोस्ट ऑफ धातुओं में गुण कौन सा होता है कि वह ठोस होती हैं तथा कठोर होती हैं। सेकेंड हमारा पॉइंट है कि धातुओं में चमक होती है। आप सोने तथा चांदी के आभूषण यूज करते हो, वाई? बिकॉज उनमें एक शाइन होती है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम, जिस्त, इनमें भी अपनी एक शाइन होती है। तो मोस्ट ऑफ धातुएं एक नेचुरल शाइन पोसेस करती हैं। थर्ड पॉइंट, ताप की सुचालक मीन्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट। आप घर में एल्यूमिनियम के बर्तन यूज करते हो, लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई को यूज किया जाता है। क्यों हम लोहे या एल्यूमिनियम के बर्तनों को उपयोग में लाते हैं जब किचन में हम खाना पकाते हैं? बिकॉज दे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जब आप उनको आग के ऊपर रखते हो तो वह जलते नहीं हैं, बल्कि वह गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर उसमें प्रेजेंट जो भी वस्तु आप पका रहे हैं वह पक जाती है। आग के सुचालक होने के कारण ही मेटल्स का मोस्टली उपयोग कुकिंग टेंसिल्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास विद्युत की सुचालक। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं।
आप अपने अराउंड जितनी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, अगर उनके बारे में सोचते हैं तो उनमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? मोस्ट ऑफ मेटल्स, लोहे का, तांबे का, एल्यूमिनियम का, इन धातुओं का उपयोग वहां पर किया जाता है। क्यों करते हैं? क्योंकि वह विद्युत की सुचालक होती हैं। आपके घर में जितनी भी इलेक्ट्रिकल वायर्स लगी हुई हैं, उनमें क्या मटेरियल यूज किया गया है? दैट इज कॉपर, तांबे का उपयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि वह विद्युत की सुचालक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है तन्य। धातुएं तन्य या फिर आप कह सकते हैं डक्टाइल होती हैं। मीन्स आप इनको खींचकर तारों के रूप में बदल सकते हैं। जब आप धातुओं को खींचते हो तो वह ब्रेक नहीं होती, बल्कि वह तारों के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए धातुओं का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अभी हमने डिस्कस किया कॉपर की वायर के बारे में, तो वह कॉपर की वायर क्यों बनी है? क्योंकि मेटल्स में गुण कौन सा होता है कि वह तन्य होती हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है, माइंड में आपने रखना है। आपके पास 1 मार्क्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तन्यता का क्या मीनिंग होता है। मीन्स जब आप मेटल्स को वायर्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो तो उस प्रॉपर्टी को हम नाम क्या देते हैं? तन्यता। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आघातवर्तीय, और इसे हम मेलेबल भी कहते हैं। धातुएं आघातवर्तीय या कह सकते हैं मेलेबल होती हैं। मीनिंग आप इनको हथौड़े से पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हो। जब हम लोहे के ऊपर हथौड़ा मारते हैं तो क्या वह टूट जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि धातुएं आघातवर्तीय होती हैं। आप जब हथौड़ा मारते हो तो आकृति में परिवर्तन होता है, जिसके कारण आप उसकी अलमीरा बना सकते हो, उसके द्वारा टेबल, चेयर या किसी भी रूप में उसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो यह गुण भी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। धातुएं तन्य होती हैं तथा धातुएं आघातवर्तीय होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास गुण है कि धातुएं प्रतिध्वनि पूर्ण होती हैं। मीन्स जब आप धातु के साथ किसी और वस्तु को टकराते हो तो यह आवाज पैदा करती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल बेल, आप सभी ने देखा है कि स्कूल बेल जब बजती है तो वह आवाज प्रोड्यूस करती है। इसी प्रकार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी मेटल्स का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वह आवाज पैदा करती हैं, वह प्रतिध्वनिपूर्ण होती हैं। तो ये है हमारे पास मेटल के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट नॉन मेटल और अधातु। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है कि अधातुएं कौन सी अवस्था में प्रेजेंट होती हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आपको माइंड में लेकर आना होगा कि हमारे अराउंड कौन सी नॉन मेटल्स प्रेजेंट हैं, लाइक हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नोबल गैसेस जिसे हम अक्रियाशील गैसेस भी कहते हैं, वो कौन सी हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कार्बन के बारे में आपने सुना है। तो ये सभी क्या है? दीज आर नॉन मेटल्स। तो मोस्ट ऑफ जो हमारे पास अधातु है वह किस अवस्था में प्रेजेंट होते हैं? गैसीय अवस्था में प्रेजेंट होते हैं। कार्बन ठोस अवस्था में प्रेजेंट होता है। ब्रोमीन जो आपने पहले भी डिस्कस किया वह लिक्विड फॉर्म में मतलब द्रव अवस्था में प्रेजेंट होता है। बट मोस्ट ऑफ अधातु किस अवस्था में होते हैं? गैसीय अवस्था में। तो हमारा पॉइंट क्या बनता है कि जो अधातुएं होती हैं वह कठोर नहीं होती हैं, वह गैसीय अवस्था में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चमक। क्या अधातुओं में या गैसेस में चमक प्रेजेंट होती है? तो आंसर इज नो। तो अधातुओं में चमक नहीं होती है।
नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ताप की कुचालक। अधातुएं ताप की कुचालक होती हैं, मीन्स वह अपने में से हीट को क्रॉस नहीं होने देती। कोई भी गैस की हम एग्जाम्पल लेते हैं तो वह हीट को क्रॉस नहीं होने देती, इसीलिए हम अधातुओं को ताप के कुचालक कहते हैं। परंतु जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा कि सभी अधातुएं गैसीय अवस्था में नहीं होती। एक फ्यू केस आपने ठोस अवस्था के किए, एक केस आपने लिक्विड फॉर्म मीन्स द्रव अवस्था का किया। उसी प्रकार से हमारे पास इस पॉइंट में भी अपवाद है। कार्बन के बारे में आपने सुना है, उसके द्वारा हम ग्रेफाइट बनाते हैं और ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु की एग्जाम्पल है जो कि ताप की सुचालक होती है। ग्रेफाइट आप सभी ने देखा है, इसका उपयोग सेल में पेंसिल को बनाने के लिए, जो पेंसिल में सिक्का होता है उसको बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और याद रखना है कि यह ताप की सुचालक होती है। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है विद्युत। तो अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, मीन्स उनमें से ना तो ताप क्रॉस कर सकता है और ना ही विद्युत उनमें से क्रॉस कर सकती है। नेक्स्ट है कि वह तन्य नहीं होती हैं। यदि हम कहें कि किसी गैस की तार आपने देखी है तो इज इट पॉसिबल? नो। वाई? बिकॉज नॉन मेटल्स को आप तारों के रूप में बदल नहीं सकते, इसीलिए आप क्या मेंशन करोगे कि वह तन्य नहीं होती हैं। कार्बन, सल्फर, जो मेटल्स आपके पास ठोस अवस्था में प्रेजेंट हैं, हम उनको तारों के रूप में नहीं बदल सकते। इट मीन्स नॉन मेटल हमारे पास क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल, वह तन्य नहीं होते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है अघात वर्ध्यता। तो यह अघात वर्ध्य भी नहीं होते हैं, मीन्स को भी हम चादरों के रूप में नहीं बदल सकते। बिल्कुल वैसे ही आपने पॉइंट को समझने हैं जैसे आपने तन्य के पॉइंट को समझा था कि हम गैसेस को या फिर एनी सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट नॉन मेटल को ना तो तारों में बदल सकते हैं और ना ही शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट वैसे ही जैसे अभी तक आपने ऑपोजिट पॉइंट को समझा है, वैसे ही हमारे पास लास्ट पॉइंट है। तो वह भी हमें क्या कहता है कि यह प्रतिध्वनि पूर्ण नहीं होते हैं। तो अधातुएं आपने जैसे देखा सभी गुण मेटल से ऑपोजिट रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एज ए डिफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अगर आपसे पूछा जाता है कि धातु के कौन से गुण हैं या फिर अधातु के कौन से गुण हैं, तो आप इजीली उनका आंसर दे सकते हो। थर्ड हमारी कैटेगरी है उपधातु। उपधातु वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, उन्हें हम नाम क्या देते हैं? उपधातु। हमारे पास बहुत कम ऐसे एलिमेंट है जिनमें उपधातु या फिर मेटेलॉइड्स का करैक्टर पाया जाता है। उसकी कुछ एग्जाम्पल आपके पास दी गई हैं, लाइक बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ये इसकी मेन एग्जाम्पल्स हैं। हमारा टॉपिक है यौगिक। आप पानी पीते हो तो पानी को हम साइंस की किताब में कैसे पढ़ते हैं? क्या उसका फार्मूला होता है? दैट इज H2O। इसके द्वारा कौन सी गैस को बाहर निकालते हैं? दैट इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यह किस प्रकार बनते हैं? तो यह भी आपने किताब में रीड किया होगा कि हमारे पास ये दोनों उत्पाद बनाने का तरीका क्या होता है।
वाटर बनाने के लिए हम H2 को O2 के साथ रिएक्ट करते हैं। मीन्स जब इन दोनों की अभिक्रिया होती है तो हमारे पास H2O बनता है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। आपके पास O2 है तो यहाँ पर भी 2 आएगा, H 4 टाइम है तो यहाँ पर हम 2 लगाकर इसको 4 टाइम बना रहे हैं। सिमिलरली CO2, इसे कैसे बनाया जाएगा? तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन और वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो यह जो हमारे पास H2O तथा CO2 है, इसे हम नाम क्या देते हैं? यौगिक। तो इससे आपको यह क्लियर होता है कि यौगिक बनाने के लिए 2 या 2 से अधिक तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। जब यह तत्व एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उस समय वह एक द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं। द्रव्यमान, यौगिक को समझने के लिए आपको द्रव्यमान याद करना है। तो एटलीस्ट ये हमारे पास 10 एलिमेंट मेंशन किए हैं, इनका द्रव्यमान आप लर्न करें। यौगिक की परिभाषा हमें क्या बताती है? 2 या 2 से अधिक तत्व जब द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास H2O में H तथा O का द्रव्यमान का अनुपात कितना है? अब इन द्रव्यमान की हेल्प से आप यहाँ पर द्रव्यमान का अनुपात कैलकुलेट कर सकते हैं। हाइड्रोजन 1, लेकिन यहाँ पर वाटर के फॉर्मूला में H 2 बार है तो इसे हम क्या लिखेंगे? 2। ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? 16, तो यहाँ पर 16 ही लिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन 1 टाइम है। तो वाटर में हमारे पास अनुपात कितना आ गया? 1:8। तो हमारे पास वाटर में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान के 1:8 में जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार CO2 में तत्व C तथा O एक दूसरे से जुड़ते हैं। अब आप कैलकुलेट करें कि यहाँ पर C तथा O का अनुपात कितना होगा। यहाँ हमारे पास कार्बन कितनी मेंशन की जाएगी? 12। ऑक्सीजन हाउ मेनी टाइम्स प्रेजेंट है? 2 टाइम्स। तो इसीलिए ऑक्सीजन का मास 16 इंटू 2 करेंगे, जो हमारे पास कितना आएगा? 32। और इसमें रेशो कितना आया? 4 के टेबल पर जब हम इनको काटते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3:8। तो CO2 बनाने के लिए कार्बन तथा ऑक्सीजन ये दोनों एलिमेंट 3:8 में एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। तो इन एग्जाम्पल से आप आसानी से समझ सकते हो कि यौगिक क्या होता है। अगेन आई रिपीट, 2 या 2 से अधिक तत्व द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में जब जुड़ते हैं तो वह यौगिक बनाते हैं। यौगिक तत्वों से मिलकर एक ऐसा नया पदार्थ बनता है जिसके संगठन सदैव स्थायी होते हैं। मीन्स लेट्स सपोज हम वाटर की बात कर रहे हैं। वाटर को ऑब्टेन करने के अ नंबर ऑफ मेथड्स हो सकते हैं। आप उसे समुद्र से प्राप्त कर सकते हो, नहरों से, टैप वाटर, वेल वाटर, तो कहीं से भी आपने पानी को ऑब्टेन किया है। पानी अगर आप उसे मेंशन कर रहे हो तो उसमें हमेशा H2O फार्मूला होगा। और हाइड्रोजन
ऑक्सीजन का रेशो ऑलवेज सेम होगा, दैट इज 1:8। इट मीन्स यौगिक के संगठन सदैव स्थायी होते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, जैसे हमने पहले लिया था CO2। जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज होती है। कार्बन को, पेपर को जलाते हैं, उस समय भी CO2 गैस ऑब्टेन होती है। कोई केमिकल रिएक्शन, लेट्स सपोज CaCO3 की जब ब्रेकिंग करते हैं हीट अप करके, उस समय भी हमारे पास CO2 गैस रिलीज होती है। यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड मेंशन कर रहे हैं ऑब्टेन फ्रॉम व्हाटएवर द सोर्स, उसमें हमेशा कार्बन एंड ऑक्सीजन ही होंगे और उनका रेशो सदैव स्थायी होगा, और यही हमारी यौगिक की प्रॉपर्टी है। एक और प्रॉपर्टी आपने माइंड में रखनी है कि यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बनता है उनके साथ यौगिक के गुण बिल्कुल मैच नहीं करते। कहने का मीनिंग ये है कि यदि हम वाटर की बात कर रहे हैं, वाटर को हमने ऑब्टेन किया था हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस से, लाइक दिस हमने बैलेंस किया था। हाइड्रोजन बहुत ज्वलनशील गैस है, हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने में भी इसका उपयोग होता है। ऑक्सीजन यह सपोर्टर ऑफ कंबंशन है, मींस जलने की कोई भी अभिक्रिया है विदाउट ऑक्सीजन पॉसिबल नहीं है। इन दोनों की अभिक्रिया से हमारे पास जो यौगिक तैयार हुआ दैट इज वाटर। क्या वाटर में कोई भी इस तरह का गुण होता है? नहीं। वाटर का उपयोग कहाँ पर होता है? आग बुझाने के लिए। इट मीन्स यौगिक के गुणधर्म उनमें प्रेजेंट तत्वों के गुणधर्म से पूरी तरह से भिन्न होते हैं। लास्ट एक प्रॉपर्टी जो यौगिक की आपने याद रखनी है बेटा, यौगिक से यदि दोबारा आपने उन्हीं तत्वों को प्राप्त करना है तो क्या उसके लिए सिंपल फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन इस तरह के मेथड यूज कर सकते हैं? नो। वाटर को यदि हमने उसके तत्वों में मीन्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना है तो उसके लिए हमें वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया चाहिए। मीन्स उसमें से हम इलेक्ट्रिक स्पार्क को क्रॉस करते हैं, तभी हमारे पास हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस ऑब्टेन होती है। इस तरह से दूसरे यौगिक को तोड़ने के लिए हमें या तो रासायनिक या फिर वैद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। उन्हें सिंपल फिजिकल मेथड से हम ब्रेक नहीं कर सकते। अब हम डिस्कस कर रहे हैं भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन। हम अपनी डेली लाइफ में बहुत से परिवर्तन को देखते हैं। जैसे गर्मियों के दिनों में नींबू पानी तैयार करने के लिए हम पानी के अंदर नमक, चीनी, नींबू के रस को मिक्स करते हैं। वृक्षों की कटाई देखते हैं, लोहे को जंग लगना, कागज को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन करना, मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग, मोमबत्ती को जलाया जाता है, दूध को दही में बदलना। तो ये बहुत से परिवर्तन हैं जो हम हर रोज ऑब्जर्व करते हैं। इन परिवर्तनों को व्यापक रूप से हम दो कैटेगरीज में बांटते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक परिवर्तन की। जब बेटा जी भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है उसे हम नाम क्या देते हैं? भौतिक परिवर्तन का। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन को हम नाम क्या देते हैं? भौतिक परिवर्तन का। और भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पदार्थ का आकार, साइज, उसका रंग, वह कौन सी अवस्था में पाया जाता है। जैसे हमारे पास जल की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव तथा गैस।
कठोरता, उसका बहाव, घनत्व, द्रवनाक, कवकनाक। तो ये कुछ भौतिक गुण हैं। अगर पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन आता है तो हम उसे नाम क्या देते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जब भी होता है उस समय ध्यान रखें कि वहां पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, कोई भी नए पदार्थ की वहां पर फॉर्मेशन नहीं होती है। मान लेते हैं कि हमारे पास बर्फ थी। अब बर्फ को हमने ओपन रख दिया, सूर्य की रोशनी में रख दे या वैसे ही इसको कमरे के तापमान के ऊपर रख दिया जाए तो क्या होगा? थोड़ी ही देर में वह जल में बदल जाएगा। और यदि हम जल को गर्म करें तो उससे क्या प्राप्त होंगे? जल वाष्प। तो हमारे पास बर्फ, जिसे हम ठोस कहते हैं, उससे द्रव, जिसे जल कहा जाता है, उसमें कन्वर्जन हुई, उसमें बदलाव आया। अब जल से वाष्प बनी तो वहां पर भी हमारे पास द्रव से गैसीय अवस्था की फॉर्मेशन हुई है। इस प्रक्रिया के दौरान सिर्फ किस में बदलाव आ रहा है? पदार्थ की अवस्था में, परंतु कोई नए पदार्थ की यहाँ पर फॉर्मेशन नहीं हो रही है। तो इसे हम नाम क्या देते हैं? भौतिक परिवर्तन का। तो जब तक हमारे पास पदार्थ के संघटक में, या उसको कह सकते हैं कि पदार्थ की रासायनिक प्रकृति में कोई परिवर्तन ना हो, तो वह हमारे पास कौन से परिवर्तन होते हैं? भौतिक परिवर्तन। तो अच्छी तरह से हम अपनी जो पहले एग्जाम्पल ली थी उनको समझ सकते हैं। जैसे कि कागज को काटना, तो जब कागज को काटते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आता है, वह बड़े साइज से छोटे साइज में बदल गया, परंतु यहाँ पर कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। तो इसे हम नाम क्या देते हैं? भौतिक परिवर्तन का। इसी प्रकार पेड़ों को काटने से भी कोई नया पदार्थ नहीं बना, तो उसे हम नाम क्या देंगे? भौतिक परिवर्तन का। जब हम कोई मिश्रण तैयार कर रहे हैं, जैसे हमने नींबू पानी की बात की थी, तो उस समय भी हमारे पास कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, तो वह भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट, जैसे कि मान लेते हैं हमने कागज को जलाया, मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है, या फिर पत्तियों को या किसी अन्य पदार्थ को जलाया जाता है, उस समय क्या होता है? वह पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तथा एक नया पदार्थ बनाता है। जैसे हम मैग्नीशियम को सपोज कर लेते हैं, मैग्नीशियम दैट इज Mg, जब वह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है जलने के दौरान, तो उससे क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको हम इस तरह से संतुलित करेंगे। तो पहले हमारे पास मैग्नीशियम था और जलने के बाद वह क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक नया पदार्थ है। तो इसको हम भौतिक अभिक्रिया नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर नया पदार्थ बन रहा है। तो यह परिवर्तन हमारे पास किस प्रक्रिया को दिखा रहा है? रासायनिक परिवर्तन। उसे हम रासायनिक प्रतिक्रिया भी कह सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन के दौरान पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, जिसके कारण नया पदार्थ बनता है तथा उसके रासायनिक संघटन में परिवर्तन आ जाता है। मान लेते हैं हमारे पास लोहे की कोई अलमारी है, लोहे की बहुत सी चीजें, जैसे हम किसी पार्क में जाते हैं तो वहां पर जो भी बाउंड्री की होती है वो नॉर्मली लोहे से की गई होती है। बारिश के दिनों में नॉर्मली लोहे को जंग लग जाती है, तो जंग लगने के दौरान भी हमारे पास वह लोहा न रहकर अब लोहे का ऑक्साइड बन गया, जिसे हम आयरन ऑक्साइड कहते हैं। तो यह परिवर्तन भी किसे दिखाता है? एक रासायनिक परिवर्तन को, क्योंकि उसके रासायनिक गुणधर्म में यहाँ पर परिवर्तन हुआ है।
रासायनिक परिवर्तन के समय हमें कुछ अन्य लक्षण भी दिखाई देते हैं जिसको हम याद करें। तो रासायनिक परिवर्तन के समय नए पदार्थ के साथ साथ कुछ अन्य घटनाएं भी देखने को मिलती हैं। जैसे कि हमारे पास पहले पॉइंट में मेंशन किया गया है कि रासायनिक परिवर्तन के समय ऊष्मा, प्रकाश अथवा किसी अन्य प्रकार के विकिरण का बाहर निकलना अथवा उसका अवशोषित होना। तो इसकी उदाहरण हमारे पास क्या है, जैसे कोई भी जलने की प्रक्रिया हो, नॉर्मली पटाखों का जलना, तो उस समय हम क्या देखते हैं, ऊष्मा, प्रकाश बाहर निकलता है। दूसरी अभिक्रिया है प्रकाश संश्लेषण। तो उस समय जब पौधे अपना भोजन सूर्य की रोशनी से बनाते हैं तो वह सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करते हैं। तो वह प्रक्रिया भी हमारे पास कौन सी है, रासायनिक परिवर्तन की। ध्वनि का उत्पन्न होना, तो पटाखे जब जलाए जाते हैं तो क्या होता है, ध्वनि पैदा होती है। उस समय डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस बाहर निकलती है जो हमारे वातावरण को ऑब्वियसली प्रदूषित करती है। तो उस समय जो परिवर्तन होता है वह क्या है, रासायनिक परिवर्तन। नई गंध का पैदा होना, तो जब कोई पदार्थ गल सड़ जाता है, जैसे मान लेते हैं हमारा कोई भोजन गल सड़ गया तो उससे दुर्गंध पैदा होती है, नई तरह की गंध पैदा हुई है, वह भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन। रंग में परिवर्तन, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, जब लोहे को जंग लगती है तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, वह लाल भूरे रंग का हो जाता है। अगर सेब को काट कर रख दिया जाए, उसे तत्काल खाया ना जाए तो उसके रंग में परिवर्तन आ जाता है, वह भूरे रंग का हो जाता है। तो वह क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। किसी गैस का बनना, जब आप जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हो, जिंक उसको जिस्ट भी कहा जाता है, तो उसकी जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है, एज ए रिजल्ट जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इन घटनाओं से भी आप पता कर सकते हो कि यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो अब हमारा प्रश्न है कि दिए हुए परिवर्तन में से कौन सा परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है तथा कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो हमारे पास पूछा गया है पेड़ों को काटना, कि इस अभिक्रिया के समय कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, तो यह हमारे पास क्या है, भौतिक परिवर्तन। दूसरा है विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा H2 और O2 गैस में विघटित होना। नई गैस बनी है H2O2, तो यहाँ पर जब नए पदार्थ की फॉर्मेशन होती है उसे हम नाम क्या देते हैं, रासायनिक परिवर्तन का। फलों से सलाद का बनना, तो यहाँ पर कुछ भी नया नहीं बना है, इसलिए यह क्या है, भौतिक परिवर्तन। पौधों की वृद्धि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान पदार्थ के संगठन में बदलाव आता है, इसलिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि नया पदार्थ बन रहा है। तो यह हमारे पास क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन। खाना पकाना, तो खाना पकाना आपको पता है, यहाँ पर भी जो परिवर्तन होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। पदार्थ के संगठन में, उसकी कंपोजिशन में बदलाव आता है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन, भोजन का पाचन आपको पता है एक रासायनिक परिवर्तन होता है। लास्ट है मोमबत्ती का जलना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन भी तथा रासायनिक परिवर्तन भी। जिस तरह से आपको पता है कि जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोम पिघलती है, मतलब ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलाव आया है, तो यह क्या है, एक भौतिक परिवर्तन। परंतु साथ ही आपको पता है कि इस अभिक्रिया के दौरान प्रकाश पैदा होता है, ऊष्मा पैदा होती है, CO2 गैस पैदा होती है, तो यह हमारे पास नया पदार्थ बना रहा है, तो यह साथ में क्या है, रासायनिक परिवर्तन। अब हम करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फर्स्ट वन, निम्नलिखित में तत्व कौन है? तो दिए हुए ऑप्शन में हमारा आंसर क्या होगा, सोना। वह क्या है, एक तत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? तो दिए हुए ऑप्शन में से क्या आंसर होगा? यौगिक। तत्वों के संयोग से यौगिक बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में अधातु कौन है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में कौन यौगिक है? तो दिए हुए ऑप्शन में से राइट आंसर क्या आएगा? नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl। लास्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? तो हमारा आंसर आएगा वायु, क्योंकि वायु बहुत सी गैसों का मिश्रण होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।